तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रेप जोन जीके। आज हम शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज एग्जाम फोकस्ड सिलेबस के साथ। आज है क्लास 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जहाँ से हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया है। ट्रस्ट मी, इस चैप्टर से डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो पेंसिल और नोटबुक निकाल लो और शुरू करते हैं। देखो, 2 मेजर फेजेस। पहले देखते हैं कि ये पूरी जर्नी 2 मेन फेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है। पहला क्या है सर? पहला है द कंपनी रूल 1773 से 1858 तक। ठीक है जी। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी, वो वाला फेज। ब्रिटिश पार्लियामेंट उनको कंट्रोल करने के लिए लॉज भेजती थी। ठीक है। अब दूसरा, द क्राउन रूल। दूसरा क्या है? द क्राउन रूल, यानी कि कौन सा? 1858 से 1947 तक। जब 1947 जब 1857 के रिवॉल्ट के बाद पावर डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी के हाथ में चली गई। सेकंड फेज। एग्जाम टिप ये है कि हमेशा याद रखना, कंपनी रूल का मेन मोटिव था रेगुलेशन और क्राउन रूल का मेन मोटिव था डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। चलो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। चलो पहले माइलस्टोन देखते हैं, जो कि है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये है सबसे पहला स्टेप, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का फर्स्ट स्टेप। की चेंज, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब यहाँ से हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं, ये हम देख रहे हैं पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से इवॉल्व हुआ। ठीक है। तो हमें कहा था, मैं था ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ठीक है जी। यानी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और लॉर्ड तो खैर छोड़ दो, लेकिन हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये नाम स्टार मार्क कर लो, पूछते हैं एग्जाम्स में इसलिए। इसी एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कौन से एक्ट से? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। अच्छा जी, हुई थी। अब कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में हुई थी, जो कि 1774 में। ठीक है जी। अब यहाँ क्या, एक चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस के साथ। ओके। अब नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784। ठीक है। इस एक्ट से इंडिया में डबल गवर्नमेंट का सिस्टम शुरू हुआ। डबल गवर्नमेंट, हाँ, ड्यूअल गवर्नमेंट। देखिए, 2 बॉडीज, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे, यानी कि कमर्शियल मीन्स व्यापार वाले अफेयर्स देखेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। और सेकंड क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल सिर्फ पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक अफेयर्स देखेंगे, जैसे सिविल, मिलिट्री और रिवेन्यू। ठीक है जी। अब फन फैक्ट क्या है कि इसी एक्ट में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया था। समझे? समझे आप? ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं सेंट्रलाइजेशन के फाइनल स्टेप पर, जो है चार्टर एक्ट 1833। अभी भी कह रहा हूँ, इसको हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ठीक है। अब तक क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस एक्ट ने उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पूरे भारत के लिए एक ही बॉस। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एग्जाम में पूछा जाता है, विलियम बेंटिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के लिए ही हम याद कर रहे हैं। ठीक है। और इस एक्ट से
ठीक है, विलियम बेंटिक। और इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल मोनोपोली हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। कंपनी अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई। ठीक है, क्या कमर्शियल मोनोपोली खत्म कर दिया गया। ठीक है जी, ओके। अब आगे 1857 का रिवॉल्ट हुआ और पावर चेंज हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। ठीक है जी, मतलब इसका दूसरा नाम था एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अच्छा, चेंजेस क्या हुए? ड्यूअल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला, ड्यूअल गवर्नमेंट को हमेशा के लिए अबॉलिश कर दिया गया। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल अब बन गया, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो टाइटल था बन गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ओके, जो डायरेक्ट क्वीन विक्टोरिया को रिपोर्ट करता था। अब फर्स्ट वाइस रॉय कौन बने? कैनिंग। ठीक है जी, फर्स्ट वाइस रॉय बने कैनिंग। ठीक है सर। अब लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन शुरू हुई इंडियन काउंसिल्स एक्ट से। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट, एक्ट ऑफ 1861। अच्छा जी, लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन जो शुरू हुई वो इन दोनों एक्ट से शुरू हुई। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत। यहां से पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई, जिसका मतलब है मिनिस्ट्रीज और ऑर्डिनेंस देने की पावर भी वाइसरॉय को मिली। अच्छा जी, अब एक्ट ऑफ 1892, इसमें दो चीजें याद रखो। पहली क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट पहली बार आया था। और दूसरा क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बजट डिस्कस करने की पावर मिली। ऑल्दो वो वोट नहीं कर सकते थे, बट हाँ, पावर मिली। लेकिन सर, अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव। सर, ठीक है, डिस्कस करने की भी पावर मिली और क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे, बट वोट नहीं कर सकते थे। ठीक है सर। अब अब ये एक्ट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इनफेमस है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। सर कैसे? क्योंकि इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू किया। समझ रहे हैं आप? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हैं? स्पेशली मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट देकर। कौन सी एक्ट्स ने, कौन सी एक्ट ने? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909। ठीक है, मिंटो साहब। ठीक है, जो मिंटो थे वो वाइसरॉय थे और मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सर, मिंटो को इसी रीजन से फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है सर। ठीक है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है? मिंटो साहब। ठीक है, इसी एक्ट से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन बने जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर के तौर पर शामिल हुए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट है मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड या कैम्सफोर्ड, जो भी आप बुलाते हो, रिफॉर्म या एक्ट 1919। सर, थ्री बिग कीवर्ड्स हैं इसमें, थ्री बिग कीवर्ड्स: डायरकी, बाइकैमरलिज्म, डायरेक्ट इलेक्शन। डायरकी, बाइकैमरलिज्म, डायरेक्ट इलेक्शन। कैसे? डायरकी यानी कि द्वैध शासन। प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में शुरू किया गया। सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर्ड, जो मिनिस्ट्रीज देखेंगे, सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में डिवाइड किया गया। सर, ट्रांसफर्ड मतलब जो मिनिस्ट्रीज देखेंगी, रिजर्व्ड जो गवर्नर देखेंगे, इनमें डिवाइड किया गया। ठीक है जी। बाइकैमरलिज्म,
सेंटर में दो हाउसेस बना दिए गए, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जो आज भी है, जैसे आज हमारी लोकसभा और राज्यसभा में है। एग्जैक्टली, बायकैमरलिज्म सेंटर में बनाए गए सर। एंड डायरेक्ट इलेक्शन, कंट्री में मेजॉरिटी मेंबर्स के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस शुरू हुए। ठीक है सर, आगे देख रहे हैं सर। दोस्तों, अगर कोई पूछे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, तो सबसे पहले नाम आना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मेजॉरिटी यहीं से आया। ठीक है, इस एक्ट से हमारे 250 यानी कि 250 से ज़्यादा आर्टिकल्स डायरेक्टली लिए गए हैं। ये है हमारा ब्लूप्रिंट। ठीक है जी, मेन फीचर्स क्या हैं सर? मेन फीचर्स देख लेते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा। अच्छा जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात हो रही है। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, प्रोविंसेस को थोड़ी आज़ादी। अच्छा जी, इंस्टीट्यूशंस लाइक आरबीआई की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर, डायरकी को प्रोविंसेस से हटाकर सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया। डायरकी जो अभी हमने पढ़ी है, डायरकी जो प्रोविंसेस में लाए, बायकैमरलिज्म जो सेंटर में लाए। तो सर अभी हम आगे आगे चल रहे हैं, तो यहाँ क्या बोला कि सर जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी ना सर, मीन्स डायरकी को हटा दिया गया प्रोविंसेस से। डायरकी को प्रोविंसेस से हटाकर सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया। सेंटर में पहले बायकैमरलिज्म था, इस एक्ट ने उसको डायरकी में बदल दिया। ठीक है सर। बर्मा जो है सेपरेट हुआ इंडिया से, कब? 1935 में। अच्छा जी, आगे सर। और आखिरी एक्ट है जिसने हमें आज़ादी दी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, बेस्ड ऑन द माउंटबेटन प्लान। ठीक है, इसने इंडिया को दो सेपरेट डोमिनियंस में डिवाइड कर दिया, इंडिया और पाकिस्तान। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसने ब्रिटिश रूल को ऑफिशियली 15 अगस्त 1947 को एंड कर दिया। इंडिया बिकेम अ फ्री सॉवरेन नेशन। चलो जल्दी से 30 सेकंड क्विक रिकैप करते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जैसे एक्ट, याद रखने वाली चीज़ें, इस तरफ है एक्ट और इस तरफ है याद रखने वाली चीज़ें। जैसे 1717 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हेस्टिंग्स सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब 1833 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक सेंट्रलाइजेशन। ओके, 1909 कम्युनल इलेक्टोरेट फादर मिंटो। ठीक है, 1919 डायरकी इन प्रोविंसेस बायकैमरलिज्म सेंटर में। 1935 ब्लूप्रिंट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आरबीआई फेडरल स्कीम्स। ठीक है, और ये रहा आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस? आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। तो दोस्तों, ये थी हमारी क्लास 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जर्नी। हमने देखा कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बना, बल्कि एक लंबी इवोल्यूशन प्रोसेस का रिजल्ट है। नेक्स्ट क्लास यानी क्लास 2 हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन थे और हमारा प्रेम्बल का क्या रोल है। अगर आपको यह सेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और प्रेप जोन जीके को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।